तो बच्चों, अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान, जिसको हिंदी में जन योजना कहा जाता है। अब ये पीपल्स प्लान या फिर जन योजना क्यों है और किस तरह से है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। और ये बेहद ही ज़्यादा एक इतना खास पॉइंट भी नहीं है, पर यहाँ से ना दो तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में। और जाहिर सी बात है कि आप लोग एक एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही नहीं रहे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जीएस के अंदर जितना भी पोर्शन होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम, जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं, सब में जीएस लगभग सेम जैसी होती है, एक जैसी होती है। अब जैसे कि आप लोग इस तरह से भी यहाँ पर वाकिफ होंगे कि हर स्टेट का जैसे भी किसी स्टेट की बात होती है तो बस उस स्टेट का जीएस उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों, ये जो पीपल्स प्लान है, असल में इस पीपल्स प्लान को इस्टेब्लिश जो किया गया था वो 1945 में किया गया था, 1945। और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था एम एन रॉय। एम एन रॉय। अब एम एन रॉय ने इसको बनाया, और इसका जो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेस बनाया, यानी कि ये किस पर बेस्ड किया गया, वो बच्चों बेस्ड किया गया था केवल और केवल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एग्रीकल्चर। अब ये इस तरह से ये कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर शामिल करना जो कि उस टाइम पर अपने आप में एक, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक चैलेंजेस जो वहाँ थे और देखने को मिले, वो चैलेंजेस इस योजना में भी देखने को मिले, जैसे कि गांधीवादी प्लान में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे तब खत्म करने की कोशिश की जा रही थी जब हमारे पास अपनी खुद की आज़ादी नहीं थी। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया किसी को जेल में कैद किया हुआ है और फिर उससे बोले कि सारे का सारा काम भाई, बाहर का हर चीज़ का तुझे देखना है। अब ये कैसे देखना है, कैसे करना है, वो उसका टास्क है। लेकिन जो जेल में बंद है, तो भाई वो क्या बाहर का करेगा और क्या खुद का कर सकता है? तो ये ऐसी स्थिति इंडियंस के साथ थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जेल के अंदर जितने भी हैं, यदि सब म्यूचुअली काम करें कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो शायद वो काम पूरी तरह से हो सकता था। तो वैसा भी किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज भूल गए कि ये जिन लोगों के लिए चला रखी है, असल में वही लोग आजादी की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर लड़ रहे थे और एक बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। इसी वजह से इस योजना को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण ये योजना असफल रह गई। और असफल होने के बाद यहां पर एक बहुत ही बेहतर तरीके से बस आपको बस इतना सा देखना है कि भैया इस योजना को कब शुरू किया और किसने शुरू किया, बस इतना ही आपको देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा आपका योजना है बच्चों, वो योजना है आपकी सर्वोदय योजना। अब वो सर्वोदय देख लेते हैं। सर्वोदय प्लान, जिसको बोलते हैं सर्वोदय योजना। ठीक है बच्चों, सर्वोदय योजना को भी हम सेम इसी तरह से देखेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसी योजना थी जिसे एक प्लानिंग की गई, और वो भी किसके द्वारा? नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा। लेकिन ये वो थी जिसको पूरी तरह से अब आप समझ सकते हैं कि इसको 1950 में स्टैब्लिश किया।
और हम ये भी कह सकते हैं कि ये भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली योजना थी जिसको देश में देशवासियों के लिए चलाया गया। इसे वापस सुनना कि सर्वोदय योजना भारत की पहली या स्वतंत्र भारत की पहली योजना थी जिसे स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारतीयों के द्वारा इसे स्वतंत्र रूप से चलाया गया, और इसी वजह से इसका टारगेट भी 20 वर्ष का रखा। लेकिन 20 वर्ष का रखने के बावजूद भी ये 20 वर्ष तक चली नहीं। क्यों नहीं चली? इसका रीजन था। तो भैया रीजन ये था कि इस योजना को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और मर्ज जो किया गया वो किस में किया गया? 5 ईयर प्लान में। 5 ईयर प्लान में किया गया, वो भी कब? 1951 का मतलब एक साल में खत्म। अब जो भी सर्वोदय योजना के अंदर जितने भी ये सारे के सारे टारगेट रखे थे, वो टारगेट अब किस में फिट कर दिए थे? 5 ईयर प्लान में कर दिए थे। इसी वजह से यहां पर एक पॉइंट और है जो आपको बस देखना है और समझना है। इस योजना को इस्टेब्लिश्ड जो किया गया था वह जय प्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसको किया गया था। लेकिन बच्चों एक सिंपल सी और छोटी सी बात है, मैंने अक्सर बहुत सारे बच्चों को देखा भी है, और बहुत सारे बच्चों को मैंने हर किसी न किसी एंगल से उनको पढ़ते हुए देखा है। लेकिन जब तक वह चीज़ों को बेसिक से नहीं देख सकते तब तक वह एक टॉप लेवल की चीज़ों को भी सही से गेन नहीं कर सकते। खैर, इसके आगे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जिसका आप लोगों को मतलब मालूम है कि सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, तो अब हम चलते हैं इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो वह पॉइंट का नाम है प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन इसको बोलते हैं योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना। बच्चों प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग एक ऐसी योजना आयोग है जिसने देश के अंदर बहुत लंबे समय तक काम किया, और ऐसा काम किया कि देश अपनी प्रगति पर खुद से अपने आप अब आगे बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में रहते हुए योजना आयोग ने योजनाएं बनाई जिस समय पर देश के अंदर धन भी खत्म हो गया था। अब योजना आयोग को ही हम ये श्रेय क्यों दे रहे हैं? लेकिन सच बात यह है कि बिना इस योजना आयोग के भी तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, और सच बात यह भी है कि उनके बिना ये योजना आयोग भी नहीं चल सकता था। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन बच्चों शुरुआत में ये कैसे हुई, कहां से हुई, किस प्रकार से हुई, ये भी हम इसको देख लेते हैं। बच्चों ये जो एक प्लानिंग कमीशन और एक 5 ईयर प्लान, ये दोनों के दोनों ही जो लिए गए हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं, दोनों के दोनों। और जानते हैं रूस में यह योजना 1920 और 1921 में इसको चला दिया गया था। लेकिन हमारे देश में योजना आयोग कब चली? 1951 में ये योजना हमारे देश में चली। अब इसके अंदर एक चीज और भी है जो कि मैक्सिमम हो सकता है बच्चों को पता होगा, हो सकता है बच्चों को ना भी पता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसको जानने के लिए भैया पढ़ना पड़ेगा, और बच्चे मैक्सिमम ना पढ़ने वालों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि उनको एक तो पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि उसी खिचड़ी में लात भी मार देते हैं, ठीक है अभी मूड नहीं है खाने पीने का, ठीक है, तो वो अपना कहीं और लगे रहता है। वो उस चंचल बच्चे की तरह है
जो माँ बाप खुद बच्चे के पीछे भगते हैं कि भैया खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन वो खाना नहीं खाता। लेकिन बाद में जब आता है तो खाना एक अच्छा नहीं मिलता उसे, मिलता तो है पर अच्छा नहीं मिलता। ठीक वैसे ही उसे ज्ञान के द्वारा उसको समझाने की जो स्थिति होती है, वो स्थिति परिस्थिति उसको नहीं मिलती। बाकी ज्ञान की एक कॉपी जरूर मिल जाती कि भैया ये है और इसको पढ़ लेना। लेकिन जब वो चीज उसके हाथ नहीं लगेगी तो फिर इससे क्या होगा। तो इसी तरह से ये कहीं ना कहीं एक उसके अपनी लाइफ में उसको डिसबैलेंस्ड कर लेता है। तो अब हम इसे देखते हैं आगे और चीजों को और भी बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। बच्चों, ये जो प्लानिंग कमीशन है, इस प्लानिंग कमीशन थोड़े से या छोटे से कुछ चीजें हैं जो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा बताना है। जैसे फर्स्ट चेयरमैन, जैसे लास्ट चेयरमैन, फर्स्ट वाइस चेयरमैन। ठीक है, जैसे लास्ट वाइस चेयरमैन। अब इसमें देख लेते हैं कि बच्चों फर्स्ट चेयरमैन जो इस योजना आयोग का था, उसका नाम था मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। और इसके जो लास्ट चेयरमैन वो थे मिस्टर मोदी, जबकि लास्ट वाइस चेयरमैन का नाम था क्या, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। अहलूवालिया, ठीक है, ये थे लास्ट चेयरमैन, लास्ट वाइस चेयरमैन। ठीक है, अब इसके आगे कुछ चीजों को यहां पर समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है। बच्चों सबसे पहली चीज तो यहां पर आपको जो मुझे लिखवानी है, इसे पॉइंट डालकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो मैं बोलने वाला हूं। और वो पॉइंट ये है कि प्लानिंग कमीशन was a non-constitutional body and it was also a advisory body of India। यह भारत की एक गैर संवैधानिक निकाय थी, अतः यह भारत की एक परामर्शदात्री निकाय भी थी। अब साथ साथ में यह भी था कि ये परामर्श भी करती थी और यह एक देश के अंदर या देश के लिए इसके डेवलप के लिए योजनाओं को भी बनाती थी। लेकिन इसमें एक शब्द लिया जो कि आपको मैंने अभी लिखवाया था, जिसका नाम है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक अर्थात नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको यानी कि ये जो बॉडी है जो आप देख रहे हैं प्लानिंग कमीशन, इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही क्यों बनाया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ इसे ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे इस देश के अंदर बहुत से ऐसे राजनेता बड़े बड़े जो अपनी मत के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी बुद्धि के साथ भी वह अपनी कल्पनाओं के साथ वह इस देश का विकास भी करते हैं। अब उसी के आधार पर ही देश के अंदर कुछ भी बदलाव करना होता है तो अपने विवेक से प्रधानमंत्री महोदय कभी भी कर सकते हैं। यदि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती, और वो प्रक्रिया जैसे कि आप सभी जानते हैं संसद के दोनों सदन के अंदर यह पूरी तरह से इसको पास करना होता है और तब जाके इसमें कुछ बदलाव होगा। लेकिन
जब ये पूरी तरह से हाथ में है पीएम के, तो पीएम इसको कभी भी बदल सकता है, कभी भी इसमें बदलाव कर सकता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी को बनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और इसको खत्म किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसके स्थान पर योजना आयोग को बनाया गया। और मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने विवेक को दिखाते हुए, अपनी सहूलियत को और देश की जरूरत के आधार पर इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसकी जगह पर ला दिया नीति आयोग। अब नीति आयोग जैसे ही आया, इसके बारे में मैं हालांकि आपको बताऊंगा, लेकिन उसने योजनाओं को नहीं बनाया, लेकिन इसने क्या किया, योजनाओं को भी साथ साथ में बनाया। जो अभी यहां लिखा हुआ है, मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि और भी क्या क्या चीजें इसमें थी। देखिए कि प्लानिंग कमीशन बच्चों, प्लानिंग कमीशन एक ऐसा कमीशन जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्लानिंग कमीशन ने हमारे देश के अंदर 5 ईयर प्लान कंप्लीटली 12 बनाए, जबकि एनुअल प्लान इसके अंदर केवल 3 बने, जिसको वार्षिक योजना भी कहा जाता है। ठीक है, एनुअल प्लान यानी कि वार्षिक योजना, और 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। कुल मिलाकर इन दोनों की जो संख्या थी वह थी 15। अब इसने जो किया उसको भी देख लेते हैं। बच्चों, जो 12वीं योजना थी वह वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक चली। 12वीं योजना 2012 से 2017 तक चली। अब इसी योजना में हम कुछ चीजों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम यहां पर एक सिस्टमेटिकली इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें किस किस प्रकार से यहां पर होती हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूं, और अच्छा ये उतारते भी रहना साथ साथ में, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं एक प्लानिंग कमीशन का भैया स्ट्रक्चर क्या है, या प्लानिंग कमीशन का जो संरचना थी वह किस प्रकार से थी, प्लानिंग कमीशन की संरचना। ठीक है, अब संरचना थी वो बच्चों कुछ इस प्रकार से थी कि योजना आयोग का एक चेयरमैन होगा और योजना आयोग का एक वाइस चेयरमैन होगा, और इसी के ही 4 मेंबर भी होंगे। ठीक है, 4 क्या होंगे, मेंबर भी होंगे, और एक इसका सचिव होगा। ठीक है, सचिव इसका होगा, अर्थात सेक्रेटरी होगा। बच्चों, कुल मिलाकर इसके अंदर जो संख्या है वह कितनी दिख रही है आपको, 7 लोग हैं। ठीक है, 4 और 3 7। ठीक है, जबकि ये भी सच्चाई है कि अब इसका जो हमेशा और हमेशा चेयरमैन होता है वह चेयरमैन बच्चों ऑलवेज कौन होगा, पीएम होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो देश का पीएम होगा वह इसका भी चेयरमैन होगा, वह स्वतः ही अपने आप बन जाता है। ठीक है, अब इसको जो अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय, बच्चों इसे पीएम भी कर सकता है अपने बुद्धि के अनुसार। बुद्धि मतलब जो उसको जिस पर भरोसा हो कि हाँ यार मेरी एब्सेंस में ये काम अच्छा कर सकता है। ठीक है, नहीं अगर उसको कुछ ध्यान नहीं है तो फिर इसका डिसाइड कैबिनेट करेगी, इसका डिसाइड कैबिनेट करेगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी इसका डिसाइड कैबिनेट ही करती है। ठीक है, और इसी वजह से ही
इसके अंदर जितने भी हैं सबके सब पूरी तरह से जो एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में पूरी की पूरी कैबिनेट और जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वह सभी के सभी इसमें इसकी मीटिंग में इन्वॉल्व होते रहे हैं। आज भी हो रहे हैं नीति आयोग की मीटिंग के अंदर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। बच्चों यहां पर एक सिंपल सी चीज और भी है। वो सिंपल सी बात क्या है, यहां इसको देख लेते हैं। वो ये है कि पहले तो आप इसको भाई उतारते रहना, ठीक है, समझते भी रहना और उतारते भी रहना, क्योंकि उतारोगे नहीं तो फिर ये समझ में भी नहीं आएगा, और समझ भी लोगे तो बाद में फिर यदि समझने की कोशिश करी तो आपके पास डेटा नहीं होगा और फिर वापस आपको इसको देखना पड़े। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मैं औरों की तरह ये नहीं कहता कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा है आप इसको देखते रहिए, भाई देखो ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, लेकिन एक सही तरीके से एक प्रोसेस के साथ आप अपना काम कीजिए। आप इसको देखिए और फिर उतारिए, यदि समझ में नहीं आता है फिर आप इसको देखिए। ठीक है, तो बेवजह भी देखते नहीं। और मैं कहता हूं कि ज़्यादा फोन पर नहीं लगना है, काम के साथ लगना है। काम आप इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, आजकल की दुनिया ना बड़ी मतलब की टाइप की हो गई है, और मतलब टाइप की हो चुकी है, तो भैया फोन आपका ना एक ऐसा चीज है जिससे आप अपना मतलब निकाल सकते। ठीक है, तो उसे भी आप मतलब के आधार पर ही देखें। जैसे काम पूरा हो जाए तो उसको अपने से दूर करें, और जैसी जरूरत है तो उसे अपने पास ले आए, और उससे जो भी काम है फटाफट जो भी चीजें देखकर अलग कर दिए, उस पर लगे नहीं रहना। किसी किसी की मजबूरी होती है कि सारे काम ही उससे होने, लेकिन मैं नहीं मानता कि स्टूडेंट के सारे काम फोन से हैं। मैं इतना मानता हूं कि इन्फॉर्मेशन लेनी है, फोन का इस्तेमाल करें, और जैसे इन्फॉर्मेशन खत्म होगी उसके बाद तुरंत के तुरंत उसको रख दिया, उसी पर ही बैठे रहना। ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है, और इसी वजह से उनका शायद सिलेक्शन भी नहीं होता। मैं ज़्यादातर जहाँ तक जानता हूँ मैक्सिमम बच्चे जितने भी हैं वो बच्चे निकले हैं जो फ़ोन का बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अगर फ़ोन रखते भी तो अपने माता पिता के कारण रखते हैं, अपने घर वालों के कारण रखते हैं, जिससे कि उनका फ़ोन या फिर वो आराम से बात कर सके, उसके हालात कैसे हैं ये पूछ सके, कि और वो खुद भी अपने घर वालों के हालात पूछ सके। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। अब आगे ये देखते हैं कि बच्चों एक आपने चीज को देखा होगा, वर्किंग। एक सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्लानिंग कमीशन को समाप्त क्यों किया गया? कुछ लोग सोचते हैं कि मोदी ने जो किया होगा अच्छा है। मैं मानता हूं जहां तक वो सोचते ही हैं कि जो मोदी ने किया होगा अच्छा ही किया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोदी जो करेगा वो अच्छा ही हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल कि मोदी ने इसको समाप्त करके एक अच्छा काम तो किया। क्यों किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये क्यों ऐसा हुआ है ये भी सब चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ऐसा क्यों हुआ था। बच्चों मैक्सिमम मैंने अब बहुत अधिकतर टीचर्स को देखा है, मैं कभी ऑनलाइन नहीं है, सच्चाई है ये। और कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाने तो भाई ऑनलाइन बिल्कुल, एक दो बार थोड़ा बहुत डाल दिया होगा ऐसी, कि कभी कभी ऐसा लगता था यार सब ऑनलाइन जा रहे हैं तो। लेकिन पहली बार अपने दोस्त के कहने पर और बहुत ही फोर्स के साथ, भाई आ जा, तो बस मैं आ गया। और मैं यहाँ पर एक इस तरह से क्लास ले रहा हूँ जैसे मैं अपनी क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ। ये भी मैंने उससे बोला है कि मेरे से कोई ऐसी एक्सपेक्ट ना करना कि भाई जिस तरह से मैक्सिमम टीचर ऑनलाइन खड़े होकर दूसरों के कान फाड़ना शुरू कर देते हैं, भैया ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जिस तरह से क्लास में नॉर्मली होकर खड़े होकर पढ़ाता हूँ उसी तरह से ही मैं पढ़ाऊंगा, और यही मेरी पढ़ाने की शैली है। तो भैया इस तरह से अगर आप लोगों को धैर्य वाली चीज़ें और प्यार से समझने वाली चीज़ें पसंद है तो आप 110% इस वीडियो को देखिए, और मैं कहता हूँ दूसरों को भी दिखाइए। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ें जो हमेशा हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने
बड़ी सिंपल सी चीज को और भी सिंपल बना दिया। अब देखिए कैसा है, लेकिन ये वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अब कॉम्प्लिकेटेड भी कैसा था इसको भी देख लेते हैं कि वर्किंग सिस्टम प्लानिंग कमीशन का किस प्रकार से। बच्चों वर्किंग सिस्टम जो इसका था, इसी वर्किंग सिस्टम के आधार पर इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसका वर्किंग सिस्टम था कि जो भी कार्य यह करता था या जो भी इसकी योजना चलती थी वह हमेशा टॉप से होते हुए वह बॉटम की तरफ आते थे। सवाल इस बात का उठता है कि टॉप है क्या। तो बच्चों जो इसका टॉप है वो सिटी एंड इंडस्ट्री, शहर एवं उद्योग। आपने एक नॉर्मल सी चीज देखी होगी कि प्रत्येक शहरों के अंदर, चाहे वो कस्बा हो, मतलब बड़ा सा कस्बा हो, चाहे वो शहर हो, हर किसी में आपको इंडस्ट्रियल एरिया आपको जरूर दिखाई देगा। और ये पूरे प्लान के साथ इसको आगे बढ़ाया गया। गलत नहीं था, बहुत अच्छे विचार थे। और इतना अच्छा विचार है कि आज मोदी भी इसके बिना कुछ नहीं कर सकता। और सारे काम जितने भी है सब इंडस्ट्रियल के कारण ही उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा है और उसकी पार्टी भी चल रही है। बिना इंडस्ट्री के उसकी पार्टी भी नहीं चल सकती। और इसलिए इंडस्ट्री वाले लोगों को खुश करने के लिए वह किसी भी हद तक जा भी रहा है। खैर ये एक अलग बात है कि किस हद तक जाना है किस हद तक नहीं जाना है, ये हम उन पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि देश उनके हाथ में है तो वो चलाएं। गड्ढे में गिरे फिर गड्ढे से बाहर निकालें। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर आते हैं कि बॉटम क्या है। बच्चों बॉटम जो होता है वो है रूरल एरिया। रूरल एरिया यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र यानी कि बॉटम। अब ये बॉटम है तो इसे अंत में क्यों रखा। लेकिन मोदी की मुझे बहुत अच्छी बात लगी। 13 अगस्त सन 2014 को दिल्ली के लाल किले से उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, नरेंद्र मोदी ने, जो कि वाकई आज तक मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात मैं भी जानता था कि योजना आयोग के द्वारा चलाई गई योजनाएं निहायती एक किस्म की बदतमीज किस्म की भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि बदतमीजी जानबूझकर करते थे, बल्कि ऐसा था कि ये अपने लाभ के लिए इस बदतमीजी को हमेशा करते थे। तो ये उसी के लिए क्यों, मैं कहता हूं कि आज भी हो रही है। जो भी कोई योजना चल रही है इसका सबसे बड़ा लाभ केवल उन्हीं लोगों को है जिनके द्वारा इस योजना को चलाया जाता है। अब चाहे इसमें सांसद हो, चाहे इसमें विधायक हो, चाहे ग्राम के प्रधान क्यों ना हो, हर किसी के पास जब किसी विकास के कार्यों के लिए योजना को चलाया जाता है और उस योजना के लिए जब धन को आवंटित किया जाता है तो इसमें अगर 1 रुपया लग रहा है तो भैया 50 पैसे उनके हो जाते हैं, 50 उसमें लगाने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है और उस 50 पैसे में से भी ग्राम प्रधान अपना हिस्सेदारी बना लेता है। आप खुद सोच सकते हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जो 5,000 से ऊपर के पोलिंग वाले गांव हैं, उनके पूरे साल में 5 करोड़ रुपए आता है। अब आप सोचिए कि 5 साल में 5 करोड़ रुपए आ रहा है। यदि 5 करोड़ में से 4 करोड़ भी एक गांव के अंदर लगा दिया जाए तो मुझे तो लगता नहीं है, मैं तो समझता हूं कि एक योजना के अंदर ही गांव की यदि काया पलट हो रही है तो इसका मतलब प्रत्येक गांव के अंदर वो धनराशि आती होगी, तो इसका मतलब पूरा का पूरा देश अपने आप ही चमक जाएगा। लेकिन मैं इसमें किसी भी राजनेता की कोई भी गलती नहीं मानता, ना मैं किसी पार्टी की गलती मानता, क्योंकि वो बने ही दूसरों का बेवकूफ बनाने के लिए, अपनी सीट को कब्जा करने के लिए वह भैया किस हद तक भी जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप किस हद तक जा रहे हैं। कुछ पियक्कड़ लोग, उन्हें अगर पौवा मिल जाए तो देश को बेचना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है पौवे में देश बिक रहा है। और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, यदि उनको मिठाई नहीं मिलती तो फिर वो वोट की धमकी दे देती है, मेरे घर मिठाई नहीं है ये भाई, अगली बार आपको वोट नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनकी वोट की कीमत केवल एक मिठाई है, देश नहीं है, ना ये देश का विकास है। जबकि उनको ये बोलना चाहिए कि यदि तूने इस बार या 2 बार कोई नया है कि भैया हम तुझे केवल इसी बार इस वजह से दे रहे हैं जिससे कि हमारे इस गांव का विकास हो सके, तो ये वोट तेरा है।
अदरवाइज हमें तेरा एक पैसा नहीं चाहिए, और तुझे जैसा उठना है उठ, लेकिन इसे अच्छे से करना होगा। और यदि वो अच्छा नहीं करता है, आप उसे डीएम के सामने, आप उसे बहुत बड़े स्तर पर हर किसी के सामने उसे बेइज्जत कर सकते हैं, और गांव के स्तर पर तो बहुत बुरा बेइज्जत वो महसूस करेगा। जब आप उसका खाकर बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो अपना पैसा ही निकालेगा, उसके बाद ही कुछ सोचेगा। और जब वो अपना पैसा निकालने लगता है, और उस निकालने पर जब कोई बोलता नहीं है, तो फिर उसके पैसा वो मुंह लग जाता है, और फिर वो निकालता ही रहता है। लास्ट में जब 4 साल हो जाते हैं और 5वीं साल आती है, उस टाइम पर फिर उसको विकास दिखाई देता है, ये दिखाने के लिए कि देखो ये मैंने काम किया। ये सेम स्थिति विधायक की होती है, यही सेम कंडीशन सांसद की होती है, और इनमें से कोई भी देश का वफादार एक नागरिक है ही नहीं। और यही वजह भी रही है कि यहां पर जितने भी हैं, एक मुझे ये जो स्टेटमेंट था मिस्टर नरेंद्र मोदी का, बस वो बहुत अच्छा लगा, जिसने कहा कि इस देश के अंदर गांव में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं, और यदि गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं हो सकता। रियली, नो डाउट। लेकिन इस योजना आयोग ने हमेशा प्रायोरिटी पर रखा इस क्षेत्र को, और यही रीजन भी है कि रूरल क्षेत्र में जो अपने अंदर काबिलियत रखते थे, वो लोग गांव से बाहर निकलकर शहर में बसने लगे, क्योंकि सारी फैसिलिटीज तो शहर में थी, सारी नौकरियां चाकरियां सारी शहर में थी, और सारे के सारे आवागमन के जितने भी मार्ग थे वह सब शहर से ही थे। गांव में कुछ भी नहीं था। गांव के अंदर तो 2014 से पहले यदि गांव में खड़ंजा लग जाता था या पड़ंजा लग जाता था, तो गांव के वासी भी ये बोलते थे, हाँ भैया इस प्रधान ने अच्छा विकास किया है। ठीक है, अब ये जो अच्छा विकास किया है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर और भी बहुत सारे काम हो रहे थे जो कि थोड़े से दुखदायी भी थे। तब जाकर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हो सकता है कि शुरुआत की बात थी तो कुछ दिल की बात निकालनी भी थी, और नो डाउट 2014 के चुनाव के चलते हुए और 15 और 16 तक उसने पूरे देश के हित में ही काम किया, लेकिन उसके बाद जो रंग रूप दिखने लगा वो अजीब था, और अजीब अभी भी है। तो उसके बाद भी हम देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा कि अब चीजें क्या हो रही हैं और क्या हो सकती है। खैर, ये सब के सब लोग यहां पर लोग शिफ्ट होने लगे थे, और विकास जो सिटी का, शहर का, वह विकास का दायरा धीरे धीरे, यानी कि एक जनसंख्या का दायरा बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही चीजें बदल दी, और आज आप गांव के अंदर देख रहे हैं इंटरलॉकिंग भी है, आपके आरसीसी भी है, आपके बैठने की व्यवस्थाएं भी हैं, आपके यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी हैं, आपके क्षेत्र में एक मतलब पशुओं के लिए डॉक्टर भी आते जाते रहते हैं, और आपके गांव के अंदर जो छोटे मोटे चिकित्सालय जो बनते रहते हैं वहाँ पर डॉक्टर भी प्रोवाइड है, और आपके गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी है। आपके गांव के अंदर जो एक संसाधन मौजूद होने चाहिए वो भी सब आ चुके हैं, और डस्टबिन भी आपके गांव के अंदर लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक विकास का रूप देखा जा रहा है। लेकिन ये विकास नहीं है, विकास अभी किसी को कुछ पता ही नहीं कि लोगों का विकास क्या हो। अभी केवल इतना है कि जो छोटी छोटी चीजें दिखनी चाहिए बस वो दिख रही हैं, लेकिन जो सच में विकास है अभी वो मिस्टर नरेंद्र मोदी भी नहीं कर रहे। वो विकास क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ वीडियो के बाद बताऊंगा कि विकास वो असल में है क्या। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, और बच्चों इसी के कारण ही, इसी सिस्टम के कारण ही मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, और अब उसके आगे बढ़ते हम नीति आयोग के पास, और नीति आयोग के साथ चलते हैं। अब बच्चों देखिए कि नीति आयोग, नीति आयोग में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम चीजें हैं। अब इसको भी हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी खास बात इसके अंदर। बच्चों क्लियर सी चीजें हैं कि नीति आयोग
कोई भी योजना नहीं बनाती। योजना बनाने का कार्य पूरी तरह से इसने किसको दिया हुआ है? सेंटर को, अर्थात केंद्र को, और स्टेट को, अर्थात राज्य। इन दोनों को दिया हुआ है। इसकी मुझे खास बात अच्छी क्या लगी, और वो जो खास बात है जो आपको भी हो सकता है अब अच्छी लगे, इसमें यह कह दिया, जाहिर सी बात है कि जो विकास होता है बच्चों, वो संस्कृति के आधार पर होता है, भाषा के आधार पर होता है। लेकिन जो योजना आयोग की योजनाएं होती थी, उसमें ना संस्कृति दिखती थी, ना भाषा नजर आती थी, और भाषा भी थी तो एक ही भाषा होती थी। और आज भी मिस्टर नरेंद्र मोदी हालांकि एक कदम उठाया, अच्छा उठाया, मैंने बोला शुरुआत में बड़ा देश के हित में कदम उठाया, लेकिन अब उस पर अमल नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। किसी भी देश का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश वही कामयाब है जिसके अंदर भाषा एक है, संस्कृति एक है। लेकिन हमारे देश के अंदर भाषाएं भी अनेक है और संस्कृति भी अनेक है। इसीलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सभी राज्यों पर यह सौंप दिया गया कि आप अपने राज्य को विकसित करने के लिए या अपने राज्य को विकास के मोड़ पर उसके अच्छे से लेकर जाने के लिए आप अपने राज्य के लोगों के लिए स्वयं ही योजनाओं को बनाएं। अब योजनाओं को बनाए तो ये इसका मतलब यह है कि वहां की संस्कृति के आधार पर वहां की सरकार उसकी भाषा के आधार पर उनकी योजनाओं को बनाना शुरू कर देती है जो उनकी नीड होती है। अब जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपको पता है कि ऐसा कोई ही शहर होगा जो अपने प्रोडक्ट के नाम से ना जाना जाता हो। अब चाहे वो मुरादाबाद ही हो, चाहे खुर्जा हो, मेरठ हो, कानपुर हो, आगरा हो, मथुरा हो, ठीक है, कोई सा भी शहर हो, किसी न किसी प्रोडक्ट के नाम से वह नामची। लेकिन इसी वजह से ही उस राज्य में उस राज्य की सरकार ने उन राज्यों के लोगों के लिए योजना चलाई, और उस योजना का नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, एक उत्पाद एक शहर जब उन्होंने चला दिया तो वह उन लोगों के लिए ही सक्षम भी हुआ और सक्षम हो भी रहा। अब इसको देखते हैं बच्चों, नीति आयोग किस प्रकार से और किस लेवल पर काम करती है, यह भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, और बहुत ही अच्छे से इसको एक करते हैं। बच्चों आपने देखा होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ऊपर नहीं करूंगा। बच्चों नीति आयोग एक ऐसा आयोग है जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि वह योजनाएं नहीं बनाती है, लेकिन योजना आयोग की तरह इसमें भी सेम चीजें रखती है। कैसे सेम चीजें रखती हैं एक बार देख लेते हैं कि यह एक पूरी तरह से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, यह एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, और साथ साथ में यह भी एक योजना आयोग की तरह काम भी करती है। लेकिन बस अब इतना है कि आजकल ये इंडेक्स अच्छा बना रही है, और दूसरों के बनाए हुए इंडेक्स को अच्छा खासा ये पूरी तरह से इसे एक अलग लेवल पर दिखा भी देती है। खैर, आगे की यदि हम बात करते हैं तो वो ये है कि इस नीति आयोग के आधार पर यदि हम कुछ चीजों को देखते हैं तो चीजें क्या होती हैं, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 2015, अर्थात नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में की गई थी। लेकिन अब इसका पीछे का हिस्सा देख लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व्ड इन 13th अगस्त 2014 बाय नरेंद्र मोदी फ्रॉम रेड फोर्ट दिल्ली। थोड़ा चीजें मतलब एक हिस्सा लाइट का चला गया है,
तो इसलिए मैं अब जो स्क्रीन मेरे सामने लगी हुई थी अब वो स्क्रीन बंद हो गई है, तो दूसरी स्क्रीन पर देख रहा हूँ जो कि एक इन्वर्टर से चल रही है, तो इसलिए मैं वहाँ पर देखकर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर लगा हुआ है वो। तो अब इसी तरह से बच्चों हमारे इस देश के अंदर एक सिंपल सी चीजें बहुत ही अच्छे से होने लगी, जो कि मैं इसकी सराहना करता हूं और बहुत ही अच्छे से इसको मैं कह भी सकता हूं कि नो डाउट कि नीति आयोग इज रियली ए गुड डेवलप्ड बॉडी एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को देख लेते हैं कि ये चीज और भी कैसे हो सकती। बच्चों इसका यहां देखिए कि नीति आयोग का फर्स्ट चेयरमैन एंड फर्स्ट वाइस चेयरमैन। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन मिस्टर मोदी एंड फर्स्ट वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब उसके बाद चीजों को और भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रेजेंट में भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ और भी इसके अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि और इसके अंदर क्या है। तो वो हम तभी देख सकते हैं जब हम ये देखेंगे कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, क्या नीति आयोग ने योजना आयोग के जैसा है या फिर उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो देख लेते हैं कि क्या है बच्चों इसमें। देखिए एक हेडलाइन लिख लेना है, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। बच्चों जो स्ट्रक्चर है नीति आयोग का वह किस प्रकार से है। देखिए इसका एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, एक सीईओ होगा, एक परमानेंट मेंबर्स होंगे, मेंबर्स ज्यादा हैं। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, अब इसको हिंदी में भैया ये है स्थायी सदस्य और ये है पदेन सदस्य। ठीक है, ये है पदेन ये है पदेन सदस्य। ठीक है, उसके बाद एक और है इनवाइटेड मेंबर्स। इनवाइटेड मेंबर्स, इनवाइटेड मेंबर्स जिसको बोलते हैं आमंत्रित सदस्य। आमंत्रित सदस्य, अब वो सदस्य यहां पर थोड़ा सा देखना है कि बच्चों इसके अंदर 4 सदस्य, इसके अंदर भी 4 सदस्य और इसके अंदर भी 4 सदस्य और 3 सदस्य ये हैं। तो 4 तिया 12 और 3 15।
यानी कि इसमें कुल संख्या जो है वो 15 है, यानी कि पहले जो योजना आयोग में थे उनकी संख्या थी 7 और इसकी संख्या है 15। अब वो 15 भी हैं तो कौन कौन से? बच्चों ये भी ख्याल रखना है इसके अंदर, इसके अंदर ये भी ख्याल रखना है कि जो परमानेंट मेंबर हैं, इस परमानेंट मेंबर वो हैं जो स्थायी सदस्य जिसको बोलते हैं, और ये अपने अपने काम के एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। अब ये एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो फिर ये कौन है? तो ये हैं सभी कैबिनेट मेंबर्स। ठीक है, ये सभी के सभी हैं कैबिनेट मेंबर जिसमें इनको लिया जाता है। यानी कि एक्स ऑफिस मेंबर भी पदेन सदस्य जिसको बोलते हैं वो भी कौन है? कैबिनेट मेंबर है। और इनवाइटेड मेंबर भी कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये भी हम इसमें एक एक करके विचार करके, मतलब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सही क्या है और वर्तमान में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करते हुए। मैं यहां पर मैं इसे हटा रहा हूं, इसको अच्छे से भाई लिख लेना, छूट ना जाए कुछ भी। यहाँ पर ये बहुत एक अपने आप में एक सही चीज है, सवाल कहीं से पूछ सकता है। आपका एसएससी, आपका जो भी तैयारी आप कर रहे हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखने वाला हूं। अब यहाँ जितने भी हम प्रेजेंट देखेंगे, वर्तमान देखेंगे। वर्तमान में कौन है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो चेयरमैन भी कौन होगा? नरेंद्र मोदी। उसके बाद हैं वाइस चेयरमैन जिनका नाम है सुमन बैरी। ठीक है, सुमन बैरी। और पी वी आर सुब्रमण्यन। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। अब परमानेंट मेंबर्स को देख लेते हैं। बच्चों परमानेंट मेंबर में एक ये भी है कि पहला रमेश चंद, और रमेश चंद जो हैं ये भाई एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। उसके बाद दूसरा VK सारस्वत, और ये VK सारस्वत हैं DRDO के डिफेंस एक्सपर्ट। ठीक है, DRDO के डिफेंस एक्सपर्ट है। ठीक है, उसके बाद VK पॉल, और ये जो VK पॉल हैं बच्चों ये हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। ठीक है, उसके बाद है अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी कौन है? अरविंद विरमानी बच्चों जिसकी सख्त जरूरत है वो है इकोनॉमिस्ट, यानी कि अर्थशास्त्र। अब ये एक ऐसे व्यक्ति, यहां पर मैं ये जो चार हैं, और ये इन चार की भैया सख्त जरूरत रहती है। एग्रीकल्चर से संबंधित एडवाइस की भी, हेल्थ से संबंधित एडवाइस की भी,
और या रक्षा से संबंधित एडवाइस की भी और इकोनॉमिस्ट की भी यहाँ पर हमेशा नीड रही है और नीड रहेगी भी। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर बच्चों कौन कौन। एक्स ऑफिशियो मेंबर को मैं इसको यहाँ इतना हिस्सा ये हटा रहा हूं, इसे एक बार लिखना हो या कुछ करना हो, मैं थोड़ा और भी पीछे हो जाता हूं, तो लिखना हो तो भाई इसे पूरी तरह से लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना पर इसको जरूर लिख लेना और अच्छी रजिस्टर बनाना है इसका, ऐसे फालतू में चीज़ों को नहीं करना है। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब उसके बाद आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर में नंबर 1 मेंबर का नाम, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह। दूसरे राजनाथ सिंह। तीसरे हैं निर्मला सीतारमन। ठीक है, और चौथे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। अब इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि अमित शाह कौन है, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और ये हैं कृषि मंत्री। ठीक है, तो ये एक परमानेंट हम इनको कह सकते हैं, स्थायी सदस्य ये भी होते हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता है, ये अपने समय से ही हटेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई एक परमानेंट वाली बात, लेकिन यहां पर इनवाइटेड मेंबर, लेकिन यहां इनवाइटेड मेंबर यानी कि आमंत्रित सदस्य जिनकी कोई हम ज्यादा खास वैल्यू समझते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर एक व्यक्ति शुरू से लेकर आज तक 9 साल हो गए हैं, अभी तक उसको हटाया नहीं है और देखो हटने लायक भी नहीं है। ठीक है, और हटने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि नाम लूंगा तो आप खुद ही बता दोगे, क्योंकि हाँ भाई इस सरकार में एक ही तो व्यक्ति है जो वाकई जिसको अपने काम से मतलब है, अपने प्रचार प्रसार से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है और ना ही अपनी सेल्फियों से मतलब है, उसे मतलब है देश का विकास किस तरह से हो सकता है, किस तरह से मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब उसका नाम है क्या, बहुत से समझ गए होंगे, नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी। उसके बाद तो फिर इसमें पीयूष गोयल भी हैं। ठीक है, और भी हैं इसके अंदर, लेकिन मैं किसी को भी ये ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ क्योंकि भाई जब भी एग्जाम होता है इसे देखकर चले जाना, क्योंकि यहाँ पर मंत्रालय और मंत्री दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी हमेशा एक खास ध्यान रखना है कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पर बदलती हैं। तो बच्चों ये थे नीति आयोग के वर्तमान जितने भी हैं, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, बहुत ही अच्छे से, और आपको एक चीज बहुत बेहतर नजर आएगी। ठीक है, तो बच्चों जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की, वो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 5 ईयर प्लान। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना पर आपकी अगली क्लास होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजना में 12 तो
पंचवर्षीय योजनाएं और 3 वार्षिक योजनाओं को बनाया गया। ठीक है, तो चलते चलते इस वीडियो के अंदर मैं फिर भी यही बोलूंगा कि बच्चों जितना भी हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, आपसे ये गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन बच्चों को दिखाएं जिनका हमेशा इकोनॉमिक्स कमजोर रहा है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप देखिए जिसकी वीडियो देखनी है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं यार हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा कि हम किसी चीज की जानकारी कर रहे हैं, उसको जानकारी हासिल कर रहे हैं जो कि हमसे रिलेटेड है, देश से रिलेटेड है, और हमारे देश को किस तरह से इसको किस तरह से ढाला जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। और बच्चों यही इकोनॉमिक्स भी है आपकी। तो मैं इतना ही यहाँ पर रखूंगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, जितना हो सकता है शेयर करें और कमेंट करें। और जो चीज़ बच्चों समझ में नहीं आती है आप कमेंट जरूर करना, अगली बार हम पूरी तरह से आएंगे और हर एक कमेंट का आपको जरूर ही जरूर आपको यहाँ पर एक डाउट सेशन क्लास भी हम रखेंगे। और साथ साथ में आने वाले टाइम पर यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर किया जाएंगे और क्वेश्चन आंसर से संबंधित यहाँ पर वीडियोस भी आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।